सारा गेम इसी का है 1750 मार्क्स। ये तो कहीं भी आपके घर में जो आईना वगैरह है उस पर लिख लीजिए। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में जैसा सोच रहे हैं, मेरी अपनी ओपिनियन वैसी नहीं है। ठीक है, ये अलग सोच रहे हैं, ये अलग सोच रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बट रैशनली बताना पड़ेगा। यू हैव अ लॉजिक, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट हुए हैं हिस्ट्री में कुछ ऐसे ही हुए हैं। ये अनसेटिस्फैक्शन कैसे आता है, तो आप उस तरीके से सोचेंगे, आप उसको कनेक्ट करेंगे पुराने हुए इंसिडेंट्स के साथ। प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, किस प्रोस्पेक्टिव में आपको क्या बात करनी है। आपको अगर कल्चरल अपलिफ्टमेंट बात करनी है तो ऑफ कोर्स बात कीजिए उसके बारे में। आप पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे तो आपके टॉपिक्स बदल जाएंगे, है ना। आपको बात करनी पड़ेगी कि क्या इक्वालिटी है कि नहीं, जस्टिस है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं, है ना, क्या उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनकी इंगेजमेंट है या नहीं है। ये तमाम सारी चीजें बात करेंगी। ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, कितनी स्टेट की थी, क्या अपनी स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाया कि नहीं कर पाया। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट हुए हैं हिस्ट्री में कुछ ऐसे ही हुए हैं। ये अनसेटिस्फैक्शन कैसे आता है, तो आप उस तरीके से सोचेंगे, आप उसको कनेक्ट करेंगे पुराने हुए इंसिडेंट्स के साथ। और इसीलिए वो सारे जो प्रोटेस्ट हैं, सारे मूवमेंट्स हैं, वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं कि कैसे देखा जाएगा, उसको कैसे दबाया, उसको उस पर कैसी बातें हुई। तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशंस आपसे शुरू हो जाती। और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में जैसा सोच रहे हैं, मेरी अपनी ओपिनियन वैसी नहीं है। ठीक है, ये अलग सोच रहे हैं, ये अलग सोच रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बट रैशनली बताना पड़ेगा। यू हैव अ लॉजिक। आप किसी को क्रिटिसाइज कीजिए, किसी को प्रेस कीजिए, इट्स योर चॉइस, बट यू हैव अ लॉजिक। ठीक है, यू हैव टू बी रैशनल। आप किसी की तारीफ कीजिए, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू बी रैशनल। आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, अगेन यू हैव टू बी रैशनल। तो आप चाहे तारीफ करें, गालियां दें, आपके पास उसके एक रीजनेबल एस्पेक्ट्स होने, रीजंस होने चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी और के कहने पर नहीं करें, मतलब ये आपके सब्जेक्ट ओपिनियन, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप देखिए लगभग इन्हीं सारी चीजों पर जो इंफॉर्मेशन है, यहां की अंडरस्टैंडिंग पे सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए आपको बुलाया जाता है कि आप आइए और अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए। यहां आपको बाकायदा आंसर लिख के देना होता है। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन बताते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि आपके आसपास जो हो रहा है, व्हाट इज योर व्यू, और जो भी व्यूज आपके हैं उसके पीछे क्या रैशनैलिटी है, क्या लॉजिक है, आप जो भी सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, आप चाहे क्रिटिसाइज कीजिए या उसकी तारीफ कीजिए, बट यू हैव टू बी रैशनल। ये सारी चीजें लॉजिकल तरीके से आप यहाँ प्रेजेंट करते हैं, और यूपीएससी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि केवल मैं चीजों को जानता नहीं, मेरे पास केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज इंफॉर्मेशन, मैं उन सारी चीजों को समझता भी हूं। इसको यूपीएससी वैल्यू करती है और इसको मार्क देती है। यहां अभी हम इस पर भी बात करेंगे। सारा गेम इसी का है 1750 मार्क्स। ये तो कहीं भी आपके घर में जो आईना वगैरह है उस पर लिख लीजिए 1750। ये मार्क्स वो हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी है, अभी हम इस पर भी आते हैं। फिर आप जब ये क्वालिफाई करते हैं मेंस, तो यूपीएससी ने देख लिया कि यार ये वो कैंडिडेट है जिसके पास इंफॉर्मेशन भी है, इसके पास उस इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन क्या इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो इन सारी चीज़ों को बेटर तरीके से डील कर सकता है। कॉल देम, बुला उनको और मिल के बात करते हैं और आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो वहाँ आपसे मिलकर बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि क्या आपके हाथ में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि नहीं, क्या आप वो अकाउंटेबिलिटी बेयर करने के काबिल हैं या नहीं है। तो उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। वो टेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग इन सब का मिला जुला टेस्ट होता है, आपकी अपीयरेंस का टेस्ट होता है कि असल में आप कैसे हैं, ओरिजिनली कैसे हैं, वो सामने आ जाता है। वो एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर फिर अलग से बात होगी। तो जब आप ये क्वालिफाई करते हैं फिर जाके आपका प्रॉपर सिलेक्शन होता है। दिस इज द जर्नी, और आप इस बारे में अवेयर भी हैं।
तो इतनी कहानी बताने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि जब भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, ऑफ कोर्स जब आप प्रीलिम्स को देखेंगे तो इसके इंफॉर्मेशन और बाकी एस्पेक्ट जो रिलेटेड एस्पेक्ट हम इस पे भी बात करते रहेंगे, इस पे फोकस है। लेकिन यहाँ का फोकस हमारा किस बात का होगा, इसको हमको समहाउ क्वालिफाई करना है। यहाँ टॉप करने की स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ टॉप करिए, यहाँ टॉप करने की स्ट्रैटेजी नहीं होगी। यहाँ सारी स्ट्रैटेजी किस बात की होगी कि आप क्वालिफाई कर लें, यहाँ रुके नहीं, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं। तो इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी की डिमांड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर एक्सपर्टीज अपनी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि यहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, खूब सारे फैक्ट्स उनको याद है, लेकिन वो कभी पूरा ओवरऑल सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि आप इसको क्वालिफाई करेंगे समहाउ। अब आते हैं मेंस। इस 1750 मार्क्स का ही सारा खेल है। अगर मैं ये मानते हुए कि आप सारे लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं और आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी है तो भी वो बहुत आसान नहीं है, वहां भी कम कॉम्पिटिशन्स नहीं है, आपस में ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ऐसा भी गैप नहीं है। तो ये मानते हुए कि आप सारे जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपको प्रॉपर सीट चाहिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी अलाइड पोस्टिंग्स नहीं चाहिए, प्रॉपर सीट चाहिए, तो आपकी रैंक बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आईएएस की सीट ही पता चला कि 200 है, 250 है, 150 है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो प्रॉपर आईएएस चाहिए तो आपके पास 1000+ मार्क्स होने चाहिए, 1000+ मार्क्स। जब मैं ये 1000+ मार्क्स कह रहा हूं तो इसमें इंटरव्यू के 270 मार्क्स, 75 मार्क्स, इसमें के भी मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन फॉर योर स्ट्रैटेजी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि इसको साइड रखिए अभी, है ना। आप कोशिश कीजिए कि यहां मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज होंगे। तो यहां आपको 4 पेपर आपके हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, 250 मार्क्स ईच। ये 4 पेपर हैं। इसके अलावा एक एसए का पेपर है और ऑप्शनल है ऑफ 500। तो यहां 1750 मार्क्स के आपके ओवरऑल ये मेंस का ये पेपर होता है। अब यहां जब आप इसको प्लान करते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि हर पेपर की अपनी एक सर्टेन डिमांड्स होती हैं, हम अभी जैसे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें तो प्लीज अपने दिमाग में ये मत रखिए कि आप यहाँ पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ये सब पढ़ रहे हैं। यूपीएससी इन सब के थ्रू कुछ सर्टेन एबिलिटीज आपकी, कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आपकी टेस्ट करना चाहता है। तो एक बार जरूर ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो किसी सब्जेक्ट के थ्रू आपसे किस तरीके की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आपके अंदर वो ढूंढ रहा है ना। ये बहुत जरूरी। कैसे पता चलेगा? 2 चीजें आपकी मदद करती हैं इसमें। एक आपका सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यूज। सिलेबस अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो पीवाईक्यूज सुप्रीम कोर्ट है। सपोज सुप्रीम कोर्ट मालूम है क्या करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके लिए एक रोड मैप है। यू हैव टू कंसीडर योर सिलेबस एज योर बाउंड्रीज। उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता। तो सिलेबस आपको हमेशा आपकी बाउंड्रीज बताता रहेगा कि व्हाट यू नीड टू रीड, व्हाट इज नॉट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जानकारी तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी चीज कि आपका सिम गायब हो जाए तो क्या प्रोसीजर है, ये भी जानने वाली चीज है, जानना चाहिए। लेकिन क्या वो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं उसके, ऐसे क्वेश्चंस के? तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट नहीं है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या है या आपको कैसे पता चलेगा? गो टू योर सिलेबस। तो सिलेबस इज योर बाउंड्री।
उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। लेकिन सिलेबस से बहुत सारी चीजें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। वो नो डाउट आपकी बाउंड्रीज तो बता देता है, दिस इज योर टेरिटरी, इट्स ओके, बट हाउ यू हैव टू बिहेव इन इट। ठीक है, आपको इस टेरिटरी में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा? PYQs। कि कोई एक टॉपिक है, किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस में लिखे हुए सारे एरिया से हमेशा क्वेश्चंस थोड़ी आते हैं, वो कभी किसी साल आ गए, कभी किसी साल आ गए। ठीक है, किस तरीके पे फोकस क्या है, ट्रेंड क्या है, यूपीएससी आप में क्या चीज देखना चाह रहा है, वो अपने क्वेश्चंस के थ्रू ये जानने की कोशिश करता है। आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन वगैरह भी डिसाइड होता है। अभी जैसे आप देखेंगे अगर 11-12 उसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा था कि कैंडिडेट प्रॉब्लम समझे, तो ज्यादातर उस वक्त के क्वेश्चंस देखिए तो इतने उलझाने वाले थे, समझ में नहीं आता था ये किस चीज पे फोकस कर रहा है। तो वहां उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। अभी अगर देखेंगे खास करके 17 के बाद तो उसके बाद क्वेश्चन में सबसे ज्यादा है सोल्यूशन। सोल्यूशन हमेशा से था, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको आपके जो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि इसका सोल्यूशन क्या होना, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, आप चीजों को लिंक करके देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। एक और एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं कि चूंकि सब्जेक्ट अब बहुत ज्यादा इंटर डिपेंडेंट है, कि क्या आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इफ यू डोंट हैव आइडिया ऑफ द पॉलिटी और जियोग्राफी। क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आपको डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई हमारी इकोनॉमी ऐसी क्यों है, तो उसमें हम चाइना जैसे क्यों नहीं है, हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जैसी हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जब वो देखेंगे हमारे यहाँ इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों डिपेंडेंट होते हैं, कौन सी चीजें हैं, क्यों उन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना तेज हो गया, हमारे पास क्यों नहीं है। तो आप देखेंगे कि कल्चरल एस्पेक्ट्स के डिफरेंसेस क्या हैं। तो कुल मिला के जो आपकी नजर है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए इन सारे चीजों के थ्रू। तो सिलेबस और PYQs इनको बहुत एक साथ चीजों पे समझने की जरूरत है। सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि वो आपकी बाउंड्री है, ये बहुत जरूरी है, उसके बाहर क्वेश्चंस आते नहीं। उस बाउंड्रीज को समझना कैसे है ये PYQs बताते हैं। तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें आपका PYQs तो आपके स्टडी टेबल पे हमेशा टॉप पे होना चाहिए। रोज देखिए उसको, PYQs देखेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। PYQs आपके लिए कंपास जैसा है, वो आपको हमेशा डायरेक्शन देना है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अब ट्रेंड बदल रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वहां उस पर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये आपको PYQs बताता है। एक और जरूरी चीज, वाई PYQs इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए जनरली जब आप क्लासेस में आते हैं तो क्लासेस में हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करते हैं। कोई एक टॉपिक उठाया, सपोज मैंने अभी फंडामेंटल राइट उठाया और फंडामेंटल राइट के बारे में सारी बातें बतानी शुरू कर दी, और क्लास के अंत में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू आर वेरी मच क्लियर कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को फंडामेंटल राइट को वो जोड़ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ, या वो सोशल जस्टिस से जोड़ दे रहा है, ठीक है, वो तमाम सारे के और डेवलपमेंट प्रोसीजर से जोड़ दे रहा है। अब इस तरीके से तो आपने पढ़ा नहीं था, ठीक है, आपने तो सीधे सीधे कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन वैसा नहीं आता कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, वो जोड़ दे देता है कि वी लिव इन अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, देन व्हाई वी नीड टू राइट टू इक्वालिटी। अब लोग ये कहां से आया? तो हमको ये समझ में नहीं आता, हमको सारी चीजें मालूम होने के बावजूद आप सारे फंडामेंटल राइट पढ़ गए, सारे राइट टू इक्वालिटी पढ़ गए, वो पूछता है कि विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब लोग ये इसका जवाब कैसे देंगे? ऐसे तो सोचा ही नहीं। तो जनरली
ना ऐसे कोई पढ़ाता है, ना ही कोई ऐसे पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो अगेन दैट इज व्हाई वी कॉल पीवाईक्यूज एज अ कंपास। वो आप जब पढ़ते हो, यही सारी चीजें आपको एक तरीके से ड्राइव करती हैं कि सब्जेक्ट में किस तरीके से आपकी अपनी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करनी है। यहां ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हाट आर दी सोर्सेज। किस तरीके के सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, कौन सा अच्छा सोर्स है, अभी तक तो बना नहीं है ना। कौन सी अच्छी किताब पॉलिटी के लिए, सबसे अच्छी किताब अभी नहीं लिखी गई है, ठीक है, जिसमें से सारे क्वेश्चंस आ जाए। ऐसी कोई किताब जिसमें से सारे क्वेश्चन आ जाए, 10 लाख की बिकती, वो यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस आ जाए, सस्ता है कि नहीं। तो सोर्सेस कैसे डिसाइड होंगे? सोर्सेस को पढ़ते वक्त आपको मल्टीपल सोर्सेस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सोर्सेस को भी पढ़ने से, कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको सजेस्ट किया कि साहब आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए तो लक्ष्मीकांत आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत किस तरीके के पर्पस को सर्व कर रहा है। आपके सामने ये लाइन बहुत क्लियर है कि क्या लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपके पास इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आपके सॉल्व हो रहे हैं, या सब्जेक्टिव एस्पेक्ट भी सॉल्व हो पा रहे हैं, क्या आप टॉपिक्स के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या उसको पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहे हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और जैसे ही आप करेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं, कुछ पॉइंट्स, कुछ ग्रेड देंगे आप लक्ष्मीकांत को कि हाँ ये बहुत अच्छी किताब है, और कुछ में आप उसकी लिमिटेशन सेट करेंगे कि इसके अलावा हमको दूसरे सोर्सेस पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको रेगुलर करना पड़ेगा। उसमें हमारे कुछ क्लास नोट्स होंगे, कुछ किताबें होंगी, कुछ आप खुद भी ढूंढेंगे। ये सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप उसको करते हैं, अरेंज करते हैं और वो पढ़ते हैं। उस सिलेबस को समझने में आपकी मदद करते हैं, पीवाईक्यूज की समझ डेवलप करने में मदद करते हैं। लेकिन आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी समझ में आपके आ जाए, अगर आप ये दिमाग में है आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज करने, तो ये बात आती है रिवीजन से। आपने कितना सारा सिलेबस पढ़ लिया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अपने सिलेबस को कितनी बार रिवाइज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन इज द की सक्सेस, की ऑफ योर सक्सेस। वही रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है योर हैंड रिटन नोट्स। इससे उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी जर्नी को बहुत लंबा कर रहे हैं। ठीक है, वो फिर अभी ये तो पक्का हो गया कि आप अभी 1 साल में सिलेक्शन लेने का प्लान नहीं है, वो धीरे 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 टाइम लगेगा। क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि सिलेक्शन इंश्योर कौन करेगा? रिवीजन। रिवीजन आपके नोट्स। अब उसमें होता क्या है कि जब आप नोट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक, सपोज अगेन फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट क्लास में मैंने कुछ बताया, आपने के पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे आपने मैच किया, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, और फिर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लिखना शुरू कर देंगे। जब आप लिखेंगे तो आप लिखते वक्त आपने ये, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपने पीवाईक्यूज भी मैनेज कर लिए, आपने देख लिया कि जो सिलेबस के प्रॉपर सारे पॉइंट्स हैं वो सब आपके नोट्स में कवर हो गए हैं, टीचर ने जितनी बातें बताई थी वो सब इसमें कवर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं और एक कॉन्फिडेंट एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम इन चीजों से गो थ्रू हो चुके हैं, मैक्सिमम पॉइंट से गो थ्रू हो चुके हैं। ये नोट्स आपके भीतर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। इसी में आप करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें भी आप लिखेंगे कि अब यहां अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहते हैं कि स्पीकर बायस्ड है, स्पीकर हमारे फेवर में बात नहीं करते, वो हमारा माइक बंद कर देते हैं, हमें बोलने नहीं देते, हमको मौका नहीं देते, एडजर्न कर देते हैं। आपको क्या लगता है यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि राहुल गांधी ने ओम बिरला को क्या कहा? नहीं, वो रोल ऑफ स्पीकर पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, रोल ऑफ स्पीकर पे क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको जोड़ देगा डेमोक्रेसी से,
उसको बोर्ड जोड़ देगा गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी से, उसको जोड़ देगा गुड गवर्नेंस से, उसको जोड़ देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोल ऑफ द पार्लियामेंट से, उसको जोड़ देगा, उसको कंपैरिजन करना शुरू कर देगा कि अब यही सही वक्त है कि हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लेना चाहिए। वो लिमिटेशंस ऑफ स्पीकर पे बात करना शुरू कर देगा। स्पीकर का रिमूवल प्रोसीजर पूछा जा सकता है, उनको हटाए जाने के एलिगेशंस क्या हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के इंसिडेंट्स ये हाईलाइट कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि एलओपी ने क्या कहा, वो वहां से जुड़ी हुई चीजें पूछना शुरू कर देगा। अभी शशि थरूर जी ने कहा कि साहब पार्लियामेंट्री कमेटीज का रोल अब बैकफुट पे जा रहा है। अब यहां से ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि शशि थरूर ने क्या कहा, अब वो ये कहना शुरू कर देंगे कि साहब कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कमेटीज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस तरीके के क्वेश्चन, उनका रेलेवेंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो स्पेशलाइजेशन कैसे देती हैं, अब वो सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अभी देखिए डीलिमिटेशंस की बात हो रही है, नया पार्लियामेंट भी बन के तैयार हो गया है, पार्लियामेंट हाउस बन के तैयार हो गया है ताकि जो बढ़ी हुई सीट्स हैं वो उसमें अकोमोडेट हो पाए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे कि क्या डीलिमिटेशंस फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के साथ जस्टिस करेगा? अब इसका क्या मतलब, सवाल ही समझ में नहीं आता। आपको मालूम है कि देश में पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स जाते हैं वो पूरे देश में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कि अगर ये पूरा कंट्री है सपोज और ये अलग अलग स्टेट्स हैं, तो डीलिमिटेशंस के थ्रू क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट होती है। हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। अब सपोज ये कि पॉपुलेशन 20 लाख पॉपुलेशन है, उस पर एक एमपी होना चाहिए फॉर एग्जांपल सपोज। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीटें डिवाइड कर देते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीटें होंगी। अब यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां सीटें हो गई 80, अरुणाचल प्रदेश की कम है वहां सीटें हैं 2। ठीक है, अब सोचिए, या केरला की बहुत कम सीटें हैं। केरला वो स्टेट है जिसने पॉलिसी बना के पॉपुलेशन कंट्रोल किया है ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले पाए और जो ड्रॉबैक्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उससे उसको वो फेस कर पाए। उसने बाकायदा एफर्ट किए हैं टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, आप देखिए जो पॉलिटिक्स आता है कि अब वहां मान लीजिए 3 सीटें हैं सपोज, तो केरला से कितने रिप्रेजेंटेटिव है? 3। यूपी से 80। अब कोई पॉलिसी बननी होगी तो किसके फेवर में जाएगी? यूपी के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये स्टेट डिसाइड कर देते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब कुछ मिलके। तो ऐसे में फिर इनको क्या लगेगा कि साहब हमको तो पनिशमेंट मिल रही है, हमने ये अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की और हमको तो पनिश किया जा रहा है, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं डीलिमिटेशन को वो जोड़ देगा किससे, कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर पे ये चोट तो नहीं पहुंचाता। सवाल ही समझ में नहीं आता ज्यादातर लोगों के, लेकिन ये रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि पीवाईक्यूज और सिलेबस इस तरीके से डिजाइन करते हैं, कुछ स्टूडेंट ही इसको समझ पाते हैं। मतलब समझ में तो सबका ही आता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है ये लेकिन फोकस कर पाते हैं, इस बात को डिकोड कर पाते हैं, इस पर काम कर पाते हैं। तो इसलिए आपका नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आप ज्यादा बेहतर इस पर काम कर पाते हैं। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। यहां अच्छा, पीवाईक्यूज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो वो आपके लिए कंपास तो है, ये बताता है डूज एंड डोंट्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, यू बिकम अवेयर विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस किया है कि आप स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कई बार क्वेश्चंस लेके कि सर ये क्या पूछा जा रहा है, क्या आंसर होगा इसका। फिर हम केवल क्वेश्चन ही डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको तो सर ओके ओके गॉट इट। मतलब यू आर वेरी मच अवेयर विद द आंसर्स, आपको मालूम है कि क्या जवाब है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने बस क्वेश्चन डिकोड किया और आपका आंसर हो गया, समझ गए क्या लिखना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज,
वो वे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो लिंक करके कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे अपने रियल एग्जामिनेशंस में। अच्छा, ये सारी चीज जब आप ये काम करते हैं, अब सवाल आता है कि क्या आप ये सारे काम जो आपने किए हैं वो ठीक डायरेक्शन में है? ये चेक होना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, क्या तरीका है? टेस्ट। टेस्ट ये आपके लिए एक होता है कि ये क्यों ही होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में जब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं तो फिर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करते हैं, ढूंढ ढूंढ के टेस्ट ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल टेस्ट ज्वाइन करते हैं आप, लेकिन इनिशियली आप उससे बचते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट आपको आईना दिखाता है। अच्छा, टेस्ट केवल इसलिए नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस बताए, ऑफ कोर्स ये तो होता ही है, लेकिन टेस्ट असल में आपको आपकी लिमिटेशन से अवेयर कराने के लिए कि अगर आप कोई टेस्ट देकर आ रहे हैं, सपोज आप कोई प्रीलिम्स का टेस्ट देकर आ रहे हैं, तो केवल ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत, कितने मार्क्स आए, अगली बार इसको इंप्रूव करना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज है। आपको देखना है कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए, किस तरीके की प्रिपरेशन में आपको दिक्कत है, आपको कंसेप्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम है कि आपको फैक्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, अपने टेस्ट रिजल्ट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बाकायदा पेन पेपर पे करना चाहिए, ठीक है, अगर आप अपने सक्सेस को एकदम इंश्योर करना चाहते हैं तो यहां पर कि किस तरीके के क्वेश्चन से गलती हुई आपकी। अच्छा, पहले तो कौन कौन से नहीं आए, कैसे क्वेश्चंस के जवाब आपके पास नहीं थे, किस सब्जेक्ट में आपका सबसे कम परफॉर्मेंस था, वहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जिसमें भी गलतियां हुई, फिर गलतियां कैसे हुई, गलतियां सिली मिस्टेक्स कैसी थी, क्या ये ह्यूमन एरर था या कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर जाके ऐसा तो नहीं कि मेरे पास वक्त होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा आंसर दे पाता, मैं वो पढ़ने में ही सारा टाइम लग पाया, मैं ओएमआर शीट ही नहीं भर पाया, तो स्पीड रिलेटेड इशू है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। ये बहुत स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी हो जाएंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो टेस्ट इज द वे टू फाइंड ऑल दीज लिमिटेशंस। तो इन लिमिटेशंस को फाइंड आउट करने के रेगुलर टेस्ट दीजिए और अपनी लिमिटेशंस को सामने लेकर आइए। जो चीजें आप कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो अपने रिलेटेड टीचर से बात कीजिए कि क्या करें, ये कैसे दूर होगा। इन सारी चीजों पे आपको काम करनी होगी। कुल मिला के अपनी प्रिपरेशन को मेजरेबल बनानी पड़ेगी कि आप उसको मेजर कर पाए कि व्हाट इज योर एक्चुअल स्टेटस राइट नाउ। कि अगर आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में व्हाट यू हैव अचीव्ड। अब आपकी पोजीशन क्या है कि अगर आपने कुछ सर्टेन क्लासेस कर ली, मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट की क्लासेस कर ली, क्या उन सब्जेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है? बाकी जो नहीं की तो चलिए आपके पास बहाना है, अभी क्लास नहीं किया। जो कर लिया उसमें क्या स्टेटस है आपका? तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप की प्रिपरेशन मेजर करने लायक हो। आप हमेशा उसको मेजर कर पाए कि आपका एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से चीजों को आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कैसे कैसे। पहली चीज सिलेबस, ठीक है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द 7 रूल्स, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज देखिए ये भी एक चैलेंज है। यहाँ कई सारे आप दिन में थके हुए हैं, पता नहीं दोपहर में सोए नहीं सोए, ठीक से लंच किया नहीं किया। यहाँ क्लास में कोई आदमी आके बोलता है और आपको वन वे सुनना है, दिमाग वैसे ही भारी हो जाता है कई बारी। फिर एसी चल ही रहा है, बस ये लाइट ऑफ और हो जाए, फिर तो आप मजे में नहीं। तो ये भी एक टाइप का चैलेंजेस है। अब अपने बच्चों को आप ये सारे लोग ये थोड़ी सुनाएंगे कि मैं फुटपाथ पे सोया, पत्थर तोड़े, रोटी खाई, ऐसे। ये भी स्ट्रगल है कि जब दुनिया खा के सो रही थी तो मैं जाग रहा था।
सुबह से शाम तक की क्लासेस थी, क्लास में ऐसे करके बैठना पड़ता था, उसका पेन समझते हो क्या होता है ना, कि नींद आ रही है, झपकी, दिमाग भारी है, और आप समझ रहे हैं कि आदमी बढ़िया बात बता रहा है, काम की बात बता रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, क्या करे, डोपामाइन इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें कोई और हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सब कम स्ट्रगल है। लेकिन ये सारी कहानियां के बावजूद उसके मैंने क्वालिफाई किया। एक हाथ से आंख की पलक पकड़ी थी, दूसरे हाथ से पेन, ठीक है, एक कान से सुन रहा था, एक कान कह रहा था बेटा सो जा सो जा, कुछ नहीं रखा इसमें, ये कौन सी बात है ऐसी, ये तो मिल ही जाएगा, ये तो चैट जीपीटी भी बता देता है। लेकिन इन सारी चीजों पे आपका सारा कंपटीशन आपसे खुद से ही है। आपको मालूम है यूपीएससी में सिलेक्शन का परसेंटेज क्या है? किसी को 1%? बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप, पता कीजिएगा, नहीं क्या बताऊं, कुछ तो आप भी पता कीजिए। 6 लाख लोग करीब अपीयर होते हैं ऑन एवरेज, और प्रॉपर सीट कितनी है? 200, ठीक है, 150, ठीक है, 300 कई बारी बहुत अच्छा हो गई तो आप खुद ही एज्यूम कीजिए कि क्या सिलेक्शन परसेंटेज है। और इसमें खास करके मेंस के लेवल पर आने पर, यहां प्रीलिम्स में भी, यहां आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक, और आपको पता नहीं चलता आपसे 20,000 लोग आगे, एक गलत क्वेश्चन पर 20,000 लोग आपको ओवरटेक कर गए। अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तो चलिए कम है, शायद कोई ना हो, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, गलत कर दिया या नहीं किया, पता चला कि आपको 1.5 लाख लोग आगे हो गए आपसे एक क्वेश्चन पर। आप समझ पा रहे? तो बात वो एक क्वेश्चन की नहीं है, कितने लोगों को आपने आगे पुश कर दिया। इसलिए बड़ा कॉन्शियसली काम करना है। ये असल में अब आपका शुरू हो गया ये एग्जाम, जो आपके ऊपर बर्डन आने वाला है सर्विसेज बनने के बाद, सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली डील कीजिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो मारे जाएंगे, है ना। फिर तो यहाँ इस एरिया को नरिश करने के लिए आए हैं आप, हम एक दो ब्रांडेड शर्ट और खरीद लेंगे, किसी का बढ़िया किराया मिल ही रहा है, ऑटो चल रहा है, सारे होटल चल रहे हैं, सब चल ही रहा है। बेसिकली स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको अपनी लिमिटेशंस को हाईलाइट करके उस पर काम करने की जरूरत होगी। चलिए लिख लीजिए 7 रूल्स। फर्स्ट थिंग इज syllabus is your boundary. Syllabus is boundary. PYQs is your compass. PYQs is your compass. Sources, sources डैश देके लिखिए लिमिटेड, बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्टेन सोर्सेज और उस पर 100% काम करना है। सोर्सेज शुड बी लिमिटेड। एक और लिखिए क्रिएट एबिलिटी, क्रिएट अ एबिलिटी, क्रिएट एन एबिलिटी, create an ability to convert topics for prelims and mains, for prelims and mains। यानी अगर कोई आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग मेंस के लिए भी आप समझ पाए, अगर आपने कोई मेंस पढ़ लिया, देखिए उसमें फैक्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसको प्रीलिम्स के लिए आप कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट। और टेस्ट के साथ टेस्ट की डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, उसी के आगे डैश देख लिख लीजिए, डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। मतलब यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज योर एक्चुअल पोजीशन, है ना। मेक योर प्रिपरेशन मेजरेबल, मेजरेबल नहीं, ठीक है, मेजरेबल, आप उसको कम से कम कैलकुलेट कर सकें।
प्रीलिम्स इस बात का टेस्ट नहीं है कि आप कितना ज्यादा जानते हैं। आप सोचिए कट ऑफ ही जा रही है 50 क्वेश्चंस के अराउंड। 50 क्वेश्चन तो मैं सेफ साउंड बता रहा हूं, है ना। कई बार कम में कट ऑफ, उससे कम कट ऑफ जाती है, लेकिन अगर 50-50 वो तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि आपको 100% आए, वही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो एटलीस्ट अगर 50 पे कट ऑफ क्वालिफाई होती है प्रीलिम्स, आपको सेफ साउंड आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो आपका तैयार ही हो, ताकि आपको ये ना कहना पड़े कि मैं बॉर्डर पे हूं, हो भी सकता है ना भी हो रहा है। देते वक्त हर स्टूडेंट को पता है कि हो रहा है उसका प्रीलिम्स। ये टेस्ट ये नहीं कि आपके पास कितनी ज्यादा जानकारी है, ये सारा टेस्ट इतनी बार है आपने कितने करेक्ट आंसर्स किए, कितनी एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी का टेस्ट है, आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी इंफॉर्मेशन पर। जो चीजें आप जानते हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है। ठीक है, इस पर फोकस कीजिए रादर देन कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये बहुत सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है, इनको बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको डील करना है कि आप जो भी बात है उसके लिए कितनी रैशनैलिटी के साथ तैयार, आप उन चीजों को कितने डिफरेंट डायमेंशंस में सोच रहे हैं। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाता है, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो पूछे गए क्वेश्चंस के गलत आंसर्स देता है। आंसर सभी ठीक देते हैं, लेकिन सिलेक्शन किस बात पे होता है कि आपका आंसर दूसरे के कंपैरिजन में बेटर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, ये कैसे आएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए फिर एक एक पॉइंट पे बढ़ने की जरूरत है। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे ही आप 600 मार्क्स से ऊपर जाना होता है, फिर आपको एक एक मार्क्स के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो यहां आपकी 40% 30% प्रिपरेशन तो लगभग सबकी हो जाती है, और 60% में आप टॉपर हो जाते हैं। सारा खेल उसी 20% का है। उसी 20% में आप में से जितने लोगों ने एफर्ट लगा लिया उसका काम हो जाता है। अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, भी आपको कुछ भी नहीं पता है, और अगर आप समहाउ 8 आवर्स, मतलब 9 आवर्स में उसको 3 आवर्स के 3 स्लॉट्स में बांटने की सजल सलाह देता हूं। एक साथ 9 आवर्स नहीं, एक सिटिंग में आप 3 आवर्स बैठे, क्योंकि 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। 3 आवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, 3 आवर्स जब आपको कन्वीनियंट हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स। यानी समहाउ अगर आपने 9 आवर्स मैनेज कर लिए फॉर 1 ईयर, आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, निहायत ही गधे नहीं है तो। दूसरी चीज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि फोकस ऑन मेंस फर्स्ट। जिस दिन आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, अगर आप उसी दिन मेंस देने की पोजीशन में हैं कि प्रीलिम्स दे के निकले, कोई कह रहा भाई मेंस शुरू है, और आप जाके देने की पोजीशन में हैं, आप लिख लीजिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। और रैंक वैंक के बारे में सोचिए। जिस दिन आप प्रीलिम्स दे, अच्छा जिस तरीके के प्रीलिम्स के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, बिना मेंस की तैयारी का आप वैसे भी नहीं दे पाएंगे आंसर। तो मेंस जैसे अभी आप अगर शुरू कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं, तो आप दिसंबर मार्क कर लीजिए, जनवरी मार्क कर लीजिए, ऑप्शनल वगैरह मिला के आप फरवरी तक मार्क कर सकते हैं। मेंस पे फोकस कीजिए, तो इस बीच बहुत सारी चीजें आपकी प्रीलिम्स की भी तैयार होंगी ऑफ कोर्स, और उसके बाद प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले फोकस कर लीजिए प्रीलिम्स पे अपना सारी प्रैक्टिसेस, पीवाईक्यूज और सारी चीजें, ओएमआर शीट, ताकि आपके ह्यूमन एरर टेस्ट वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। यहाँ क्वालिफाई करना है, आपकी यहाँ प्रिपरेशन है। अगर आप प्रीलिम्स जिस दिन दे रहे हैं उस दिन मेंस देने की पोजीशन में है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद पूछते हैं कौन सा ऑप्शनल पेपर लें, कौन सा ठीक रहेगा। तो ठीक है, मतलब बात तो कर ही लीजिए, फिर मिलते हैं अगले साल। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, समहाउ तुक्के से अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गया, तो इन लोगों को जो फेल हो गए प्रीलिम्स, उनको अपने फेल होने का पता जुलाई में चलता है, अगस्त में चलता है, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं उनको अपने फेल होने का पता दिसंबर में चलेगा, नवंबर में। यही अंतर है और कुछ नहीं। तो बहुत स्ट्रैटेजी से आपको काम करने की जरूरत है।
हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है, उसका अपना एक कोर आइडिया है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। जैसे अभी हम पॉलिटी को लेकर बात करेंगे, हैंड रिटन नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने आपको टेस्ट से इवैल्यूएट करते रहिए, अपनी लिमिटेशंस को हाईलाइट करते रहिए। ठीक है, इतनी बात समझिए, हम कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी पॉइंट पर? कोई क्वेश्चन? ठीक, अब आते हैं हमारी अपनी पॉलिटी। आप सारे लोग हमेशा ही ऐसे सीरियस रहते हैं, ऐसे एकदम बिल्कुल। मैं सीरियस चेहरे देख के डर जाता हूँ एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम है? हंसते नहीं? हंसते हैं? हंसते रहा कीजिए, इतने खूबसूरत लोग, आप थोड़ा मुस्कुराते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे टेंशन में बैठे रहते हैं कई सारे। मेरा कई बार मन करता है पूछूं भाई क्या टेंशन है, ज़रा आप नहीं समझोगे हमारी टेंशन। मुझे सच में नहीं समझ आता ये टेंशन क्या है। अभी अंडे से निकले 4 दिन हुआ नहीं, आपको भी टेंशन है। तो कोई टेंशन वेंशन नहीं है, अपने एफर्ट्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और वो आपने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब तो हम आपके पीछे पड़ ही गए, तो वो हमारा काम है कि हम आपका भूत बना के छोड़ेंगे। तो बेसिकली आपको बस केवल सपोर्ट करना है। अगर आपने अपने प्रॉपर होमवर्क कर लिए, 1 साल जिसको कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, भले ही आपको अभी 2 साल बाद एग्जाम देना है, लेकिन प्रिपरेशन ऐसे कीजिए कि वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। एक और चीज इस पे आने से पहले, एक और चीज कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन दिलाता है? कोचिंग। कोचिंग दिलाती तो 1 करोड़ फीस होता है ना। आपका सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ स्टडी से, और कोई तरीका नहीं। आपकी अपनी सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन कराएगी, और कोई तरीका नहीं। तो फिर हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि हम आपको सेल्फ स्टडी के काबिल बना दें। तो असल में जो भी क्लासेस आप कर रहे हैं, पर्पस ये होना चाहिए कि टीचर से मुक्ति मिले। तो पहली बार जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ लीजिए कि पहली बार में ही चीजें सब समझ में आ जाएं, सारे डाउट्स वगैरह दूर कर लीजिए। कोचिंग करने का ये फायदा है, कोचिंग कंटेंट के लिए आप नहीं कर रहे हैं, इसको भी बहुत क्लियर रखिए। क्योंकि अगर आपके पॉकेट में स्मार्टफोन है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास कंटेंट नहीं है, जरूरत से ज्यादा कंटेंट है। हमारा जो पर्पस है, हमारा होने का 2 पर्पस है। एक तो हम ये बता दें कि कंटेंट को डील कैसे करना है, वो डूज एंड डोंट्स क्लियर हो जाए। जो उससे ज्यादा जो हमारा यूज है वो ये है कि आपके पास डाउट्स नहीं होने चाहिए। जितने कम डाउट्स के साथ आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके सिलेक्शन की उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो अपने डाउट्स पर काम करना है। आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि आपको सब समझ में आ गया। तो यहां बिल्कुल पैसा वसूल क्लास कीजिए कि मान लीजिए आने वाले कुछ समय तक हम साथ में हैं, ये आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास पॉलिटी का कोई डाउट नहीं है। एटलीस्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर हो गया। ढूंढ के लाइए डाउट, स्टूपिड डाउट ढूंढ के लाइए। हम बता देंगे स्टूपिड है, मान लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछिए, हमसे इंटरेक्ट कीजिए, अपनी बातें बताइए, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए कि भाई कैसे इंप्रूव करें, क्या करने की जरूरत है। तो आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। तो अपने डाउट्स पे काम कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हम ऐसे मिलते हैं, सर मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है। मतलब आपने शादी करनी है उससे? पसंद नहीं है क्या होता है? क्वेश्चन तो आएगा ना। तो आपके पास कोई चॉइस है? आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आई डोंट लाइक चिली पनीर, पूछा किसी ने आपसे कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, यू मस्ट हैव आंसर्स। है तो वेलकम, नहीं है तो भीड़ कम, दफा कोई और दे रहा है। तो चॉइसेस नहीं है, पसंद नापसंद की बात नहीं है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ने के दौरान कई सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है, बड़ी इन्वॉल्वमेंट लगती, कई सारे बड़े बोरिंग है, मन ही नहीं लगता पढ़ने में, हमको पढ़ाने में मन नहीं लगता, आपको और ज्यादा मन नहीं लगेगा। लेकिन हम उसको स्किप नहीं कर सकते, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां जो भी इंटेलिजेंट, जो बहुत समझदार आदमी होता है, वो प्रायोरिटी देता है कि उसको पसंद क्या है। समझदार आदमी की ये पहचान है
कि वो अपनी पसंद को प्रायोरिटी देता है और टेंशन नहीं लेता है, ये काम पसंद नहीं करूंगा, क्यों टेंशन पालना। वो अपनी पसंद को प्रायोरिटी देता है। लेकिन जो जीनियस होता है वो फोकस करता है व्हाट इज रिक्वायर्ड, किस चीज की जरूरत है। वो पसंद नापसंद के ट्रैप में नहीं फंसता। करेला नहीं पसंद है लेकिन अभी हेल्दी है, बहुत जरूरी है, मेरी तबीयत ये ठीक करेगा, खा लेगा। वो बहस नहीं करेगा। वो ये सब नहीं देखेगा कि हमको अच्छा लगता है कि नहीं, जरूरी है, खा लेगा। तो ये टॉपिक पसंद नहीं है, आता है हाँ पढ़ लेगा, वो नहीं देखेगा। तो जो यही जीनियस की पहचान है, वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखता है, जरूरत है कि नहीं, वो रिक्वायरमेंट पे फोकस करेगा, इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि वो उसको पसंद है या नहीं पसंद है। तो बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, ये वो जर्नी है जिससे आपकी अपनी मुलाकात होती है। अगर आपने अटेंशन देकर तैयारी कर ली तो ये आपको आपसे मिला देगा। बहुत सिंसियरली इसको डील कीजिए और बहुत मज़ेदार है, आप तैयारी करने के बाद वो रहेंगे नहीं जो अभी हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो केवल किसी सब्जेक्ट को डिकोड नहीं करते, वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई ना कोई एस्पेक्ट्स हैं उसको डिकोड करते हैं। सवाल ये है कि आप वो अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं उस लेवल का। तो यहाँ आपकी क्या सोच है, क्या चॉइस है। आपको लगता है फर्क पड़ रहा है किसी को? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि फोकस कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट पर। यहाँ बहुत भीड़ है और बिना स्ट्रैटेजी के यहीं पर कुछ लोग आते हैं, अपनी नौकरी वोकरी से छुट्टी लेकर कुछ कोचिंग वोचिंग करते हैं, एग्जाम देते हैं तैयारी करके और सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। बहुत स्ट्रैटेजी है कि उनके पास पता है मेरे पास 9 महीने 8 महीने है, मुझे इतना टाइम देना है, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। वो बहुत फोकस्ड है, आते हैं तैयारी करते हैं लेके चले जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी ही सारा खेल है, वो ज़्यादा उलझनों में पड़ते ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इन्हीं में इफ बट, नहीं सर पहले ये क्यों, पहले क्या, ये क्या, इस तरीके के सवाल मत उलझिए इसमें। आप अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस कीजिए, वो जो 7 रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स देने वाले दिन आप मेंस के लिए अगर तैयार हैं, सिलेक्शन हो रहा है। बहुत 1 साल बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, 9 आवर्स मैनेज कर लिया क्वालिटी टाइम, तो काम हो रहा है आपका, है ना। अभी आपके लिए कहीं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। इन चीजों को थोड़ा सा, ये बेसिक डिसिप्लिन है, तो इन चीजों को थोड़ा सा काम करना है। क्लियर है? ठीक है। मेरी यहाँ मैं अरुण त्रिपाठी, मेरी जो जिम्मेदारी होगी आपके साथ, वो आपके जो पॉलिटी गवर्नेंस के सेगमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। क्या प्लानिंग है इसके लिए मेरे पास आपके लिए? तो जो सिलेबस है, ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया कि वो आपकी बाउंड्रीज है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो बैच है इसमें हमको प्रीलिम्स कम मेंस दोनों पे ही बात करनी है। जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स का मेंशन नहीं है, यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया है। वो ये कह दिया है कि भाई एक जो समझदार आदमी को जानना चाहिए वो पूछेंगे। सिलेबस है मेंस का, है ना। तो मेंस का अप्रोच थोड़ा अलग है। हम सिलेबस को बहुत आराम से समझेंगे। आप बहुत सारी जगहों पे आपने ये बात सुनी होगी कि सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू डिकोड द सिलेबस। मैं भी एग्री करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी क्लास में हम सबसे पहले बेस बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। इस पॉलिटी को समझने के लिए जो हमारी प्लानिंग होगी, हमारा सारा बेस होगा पहले शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन। वाई कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि इस क्लास में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है पहले सेल्फ स्टडी में? ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी है। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे अवेयर नहीं है, या बहुत एक कम से कम एक फ्रेम क्लियर होना चाहिए। अगर हम यूपीएससी मेंस के सिलेबस को लेकर आपके से शुरू करेंगे, कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम बिल्कुल फ्रॉम द जीरो ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले बेस बनाएंगे और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि सिस्टम कैसे रन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और सिस्टम को समझने के लिए बहुत मदद करते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन
एक तरीके की इंस्ट्रक्शन बुक है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो एक इंस्ट्रक्शन बुक है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे रन करना है। तो एक बेसिक आइडियाज अबाउट सिस्टम, अबाउट पॉलिटी, ये आप अवेयर हो जाते हैं इससे। तो हम इसको पहले बेस बनाएंगे और बेसिक चीजों से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आएंगे मेंस के सिलेबस पर, है ना। फिर मेंस के सिलेबस पर आएंगे और उसको फिर सिलेबस वाइज क्या क्या चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त ही क्लियर हो जाएगा। जो बचेगा वो हम यूनिट वाइज, उसको किस यूनिट में क्या पढ़ना है उसको वहां कैटेगराइज करेंगे। ये हमारा तरीका होगा। जो अप्रोच होगा क्लासेस में सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, और कोशिश ये होगी कि ये वन वे क्लासेस ना रहे कि मैं बोलूं और आप सुनते रहिए। आप भी चाहिए, आपको भी, आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको इंटरैक्टिव बनाएं और अपने डाउट्स, अपनी चीज़ें, या जो मैं सवाल पूछूं उसके जवाब दें, जो भी समझ में आ रहा है। इस क्लास में बोलना ज़रूरी होगा, मतलब सही बोलना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तो मैं हूं। हर क्लास से ये मेरा प्रॉमिस है, कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाएंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कितना संभाल के रख पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे हर चीज़ के बारे में। एक डिफरेंट डायमेंशंस, थॉट प्रोस्पेक्टिव्स में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ये पूरी कोशिश होगी कि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसमें जरा सी भी कमी ना रहे, वो हम 100% डील करेंगे। जो भी बात होगी उसमें कंसेप्ट वाइज, फ्रेम वाइज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो सारी चीजें डील करेंगे। ये पॉसिबल है कि बहुत सारे फैक्ट्स रह जाएं अलग अलग टॉपिक में, ये आप भी समझते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि क्लासेस में 100% फैक्ट्स डील कर लेना, उसको डिस्कस कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने PYQs के थ्रू या अपनी सेल्फ स्टडी में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा फैक्ट्स मिलता है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, अपने नोट में ऐड कर लीजिए। समझ में नहीं आता तो दिस विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आके हमसे क्लियर कर लीजिए कि साहब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लासेस में, किसी कोई भी क्लास कीजिए, टीचर इतना एलिबोरेट करके बताता है कि क्लासेस में कंफ्यूजन नहीं रहता। कंफ्यूजन जनरली तब होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। असल में टीचर की जरूरत आपको वहां होती, वहां आपके पास टीचर होता नहीं और आपका पर्पस सर्व नहीं होता। इसलिए अगर आप क्लासेस के साथ ही प्रैक्टिस करते रहेंगे कि ये टॉपिक मैंने प्रियम्बल बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी की प्रियम्बल को लेकर आपकी कोई डाउट्स नहीं है, आपने PYQs देख लिए और भी जो सोर्सेज हैं आपके पास उसको आपने देख लिया, सब क्लियर है, या किसी चीज पे डाउट है वो आके क्लियर कर लीजिए। ये आप इंश्योर करेंगे, हम तो यहां से कह देंगे डन, प्रियम्बल खत्म, आप नहीं कहेंगे बिना ये एक्सरसाइज किए हुए। तो आप उसको अपने लेवल पे डन करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा दिस विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको क्लियर करेंगे। आप नहीं पूछेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ये जरूर करेंगे। कन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत करते हुए हम ये सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और वो उसको बेस बनाएंगे और उसको फिल करेंगे विद द फैक्ट्स, है ना, ताकि आपके पास दोनों ही चीजें, दोनों तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाए, चाहे वो कंसेप्चुअल हो या फैक्चुअल डिटेल्स से क्वेश्चन हो। कुछ सर्टेन हम बीच बीच में आंसर राइटिंग की भी बात करेंगे। कुछ चीजें तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आपके होमवर्क के लिए कि आप ये करके लाइए, जो आप रेगुलर चेक कराएंगे। कुछ यहाँ क्लास में भी एटलीस्ट कोई एक पैरा लिखना हुआ 50 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का, जो आप 10 मिनट में, 15 मिनट में लिख लें। तो ये भी एक्सरसाइजेस हम करेंगे रेगुलर क्लास में, ठीक है। बढ़िया परफॉर्म नहीं किया तो इसकी भी तो बात होनी चाहिए। फिर जो पढ़ाई गई क्लास है उससे क्वेश्चन किसी से पूछ ले, आप बताइए, आप बताइए, नहीं बताया तो एनी सजेशन, नहीं बताया तो हाँ, डबल होमवर्क, उससे कहां आप तक है, फिर वो भी नहीं करेंगे। आपको पता है डेमोक्रेसी है, क्या करना चाहिए, मिल के बेइज्जती करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि क्लास में कौन लड़की है कौन लड़का है। अच्छा, यहाँ ऐसा तो नहीं, क्लास में कोई लड़की लड़का तो नहीं है ना, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये लोग तो कोई नहीं बैठा है ना। हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं,
ठीक है, और ये सबकी बात होगी, ठीक है, और सबके गड्ढे खुदेंगे, है ना, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पता चले आपका इमोशन हर्ट हो जाए तो प्लीज इमोशन बाहर, है ना, बाहर जाके हर्ट हो लीजिएगा, रो लीजिएगा, वो सब ठीक है। लेकिन क्लास में कोई हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, लड़की लड़का, ये सब अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स का वेलकम है ना, और अगर स्टूडेंट नहीं है कोई तो फिर छुट्टी मनाइए, ये ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए है ना, वीडियो लेके देखिएगा। बेसिकली मेरा कोई ये पर्पस नहीं है, मेरी कोई ओपिनियन आपके ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, लेकिन एटलीस्ट मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको देनी है ताकि आप अपनी ओपिनियन क्रिएट कर पाए, है ना। फिर आप डिसाइड कीजिएगा, हम एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड, दीज आर द प्रोविजन, व्हाट वी नीड टू थिंक, ठीक है। चूंकि आप सिविल सर्वेंट होंगे और सिविल सर्वेंट में आप स्टेट की रोल में होंगे, और स्टेट तो सभी का है, डीएम तो सभी का है, अमीर का, गरीब का, हिंदू का, मुसलमान का, आदमी का, औरत का, सभी का है। हाँ, अभी फिर से बात करेंगे। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं तो हमको डील वैसे करना है। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरीके के मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर ये बेसिक क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कई बार आंसर लिख पाना, हम वो हिडन एस्पेक्ट समझ नहीं पाते। कि जैसे अगर आजकल डिबेट हो रहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स दो व्यू पॉइंट है, जिसको मिल रहा है वो कहेंगे ऑफ कोर्स होना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा है कहते हैं इसने देश खराब कर दिया, दोनों ही कहते हैं देश खराब कर दिया, ठीक। तो ये सारे डिबेट्स हैं, आप भी कीजिए डिबेट्स, कौन रोक रहा है, लेकिन आपके पास इस डिबेट्स के लिए क्या पैरामीटर्स है, किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। क्या आपका ग्राउंड्स केवल ये तो नहीं है कि जाति है, ठीक है, या फिर वही चीजें हिस्ट्री की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब हमारी बारी, तो ये कौन सा जस्टिस है। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस को आप कैसे देखते हैं, इक्वालिटी को आप कैसे देखते हैं, what kind of parameters you have to resolve any problem, how you are going to deal with a situation। तो वो पैरामीटर्स हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि आप उस बात को समझें कि अगर आप केवल राइट टू इक्वालिटी पढ़ के आगे ना बढ़े, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि वो फैक्ट्स तो आप खुद ही मैनेज कर लें। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो शुरुआत में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाएंगे। जो शुरू करेंगे वो हम अपनी कहानी शुरू करेंगे प्रीएम्बल से। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम छोड़ देंगे, वो सबसे लास्ट में जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेंगे तो आके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में है। तो ये इसी के साथ हम बात करेंगे। ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। तो उन टॉपिक को हम प्रायोरिटी देंगे जिनका एप्लीकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। प्रीएम्बल से शुरुआत इसलिए करेंगे कि ये एक तरीके की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देता है, सारा क्यों लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या सोचकर, वो सारा आइडिया यहां आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा, इसका इस्तेमाल कई सारी जगहों पे एक्सप्लेन करने के लिए तो हम प्रीएम्बल से अपनी शुरुआत करेंगे। इसके बाद फिर हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ कोर्स इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके बाद फिर हम आएंगे पार्लियामेंट पे। जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो चूंकि ये प्रीलिम्स कम्स मेंस की क्लास है, तो मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा कि आप ये बेसिक एस्पेक्ट्स तैयार कर लीजिए, क्लास में एक बार इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ये जो पार्लियामेंट है इसके 3 फीचर्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो सबसे पहले फ्रेमिंग समझ लेंगे कि प्रेसिडेंट कैसे, क्या वो सिस्टम में कैसे हैं, फिर उनका स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशनिंग क्या है, जो उनके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं और जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे।
ताकि आपकी एक ओवरसाइट बन जाए इनके बारे में, इनकी पोजीशनिंग के बारे में। ज्यादातर जो इनके स्टेटस हैं वहां से मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, जो इनकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि रिमूवल, अपॉइंटमेंट, तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको भी हम स्किप नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक क्लैरिटी आपकी हो जाए। प्रोविजन समझेंगे। इसी तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, सबसे पहले जो प्रोविजनल स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और जिस तरीके से काम करता है, तो पहले स्ट्रक्चर जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो समझेंगे और फिर द रोल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी को जब हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट डिस्कस करते हुए मैंने अभी लिखा नहीं है, जब हम इस पे आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे। इसी में इनकी इमरजेंसी पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर है, द पावर ऑफ एसेंट है, इन्हीं की क्या कहते हैं जुडिशियल पावर्स हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे इसी में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे एस्पेक्ट्स, उसका स्टेटस, रोल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई नॉट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, जितने भी रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, वो सब डिस्कस करेंगे। इसी में कमेटीज एंड ऑल, सारा चीज, जो सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, सारे एस्पेक्ट्स, इसको, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। फिर इसके बाद फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ मूव करेंगे। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। स्टेट लेजिस्लेचर अगेन, स्ट्रक्चर, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, स्ट्रक्चर, बेसिक एस्पेक्ट्स, फिर इनका स्टेटस, तो ये कैसे डिफरेंट है प्रेसिडेंट से, इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या डिफरेंस पैदा करती है, सारे एस्पेक्ट्स। ये हेड ऑफ स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है या एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इनका पहले फ्रेमिंग और बाद में रोल, ये डिस्कस करेंगे। फिर यहां के बाद से कई सारी चीजें शुरू हो जाती हैं मेंस की प्रोस्पेक्टिव से। यहां भी बहुत सारी चीजें हैं मेंस में, लेकिन यहां से फिर ज्यादातर चीजें जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते वक्त ही फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में हम सारी चीजों को समझेंगे। फिर ये करने के बाद फिर हम आएंगे जुडिशरी पर। जुडिशरी ऑफ कोर्स सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें जजेस, स्ट्रक्चर, इनका ज्यूरिसडिक्शन, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनकी, वो सारी चीजें समझेंगे। और फिर रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, इन सारी चीजों को, जो जुडिशरी से जुड़े हुए की बाकी जो रिड्रेसल एस्पेक्ट्स हैं, जो मैकेनिज्म है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लोक अदालतें वगैरह, सारे एस्पेक्ट्स ये समझेंगे। इनसे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट, जजेस ऑफ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो या तमाम सारे और जो इश्यूज, रिलेटेड इश्यूज हैं, आप उस वक्त जब हम पहुंचेंगे इस टॉपिक तक, उस वक्त के जो भी कंटेम्परेरी इश्यूज होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, शामिल करेंगे इसमें। ये करने के बाद इसमें ऑफ कोर्स जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम आएंगे लोकल गवर्नमेंट पर। ऑफ कोर्स इसमें फोकस हमारा होगा पंचायत पर, ठीक है। तो रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट और क्या क्या अचीवमेंट है, क्या चैलेंजेस, तमाम सारे, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, इन सारे चीजों के रोल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ करेंगे। इतने में से आपके लगभग
जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन 80% क्वेश्चंस इतने में से आ जाएंगे। 80 क्या तो 90% जाते हैं, इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। फिर इसके बाद हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और वो पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। ये खत्म करने के बाद फिर हम मेंस में का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब ये समझ आते हैं तो उसका जो पहला ही टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपने समझ लिया। सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो फेडरल स्ट्रक्चर पे का सारे एस्पेक्ट्स है ना, जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म, यही सब तो इसके फीचर्स हैं। तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स ये क्लियर करेंगे और हमारा फोकस होगा कि एटलीस्ट आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज आ जाएं कि आप इंटरलिंक कर पाएं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, आप समझ पाएं कि कहाँ हिस्ट्री का रोल है, कहाँ इकोनॉमी का रोल है। इन एस्पेक्ट को आप इकोनॉमी पढ़ें तो इस पॉलिटी को जोड़ पाएं, आप हिस्ट्री पढ़ें तो जोड़ पाएं, ये पढ़ते वक्त हिस्ट्री को जोड़ पाएं। यहां एक और चीज जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, जैसे एक बड़ी नॉर्मल सा बिलीफ है अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, वो ये कि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या ये सच है? हाँ, सच है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ते हैं तो ये इतना भी सच नहीं है। एक ही चीज मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल होती है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग आपने ठीक से समझ लिया तो आप सोसाइटी के तमाम सारे एस्पेक्ट समझ जाते हैं जो पेपर फर्स्ट में आता है आपके। सोसाइटी के तमाम सारे एस्पेक्ट समझ में आ जाता है, सोशल जस्टिस के तमाम सारे एस्पेक्ट समझ में आ जाते हैं। ऐसे में आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक टॉपिक होता ही है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जुड़ा होता है, वहां आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कि आप 250 मार्क्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ सोसाइटी में भी 70 मार्क्स है, 70 to 90 मार्क्स का आता है पेपर फर्स्ट में। एस्से है, वहां आपके मार्क्स आ रहे हैं। एथिक्स में तमाम सारे एस्पेक्ट्स आप समझ पा रहे हैं। इंटरव्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पॉलिटी की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो आपके आंसर को फ्रेम करने में बहुत मदद करती है। तो अगर आप ओवरऑल मार्क्स जो 1750 मार्क्स की बात कर रहे हैं, इसमें पॉलिटी का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। जो पेपर सेकंड में ये मार्क्स अचीव करा रहा है वो तो है ही है, बाकी सेगमेंट्स में भी ये आपको हेल्प करता है टू इंक्रीज योर मार्क्स, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उन सारी चीजों को समझा कैसे, ठीक है। तो ये सारा हमारी स्ट्रैटेजी होगी, और ऐसी बहुत सारी बातें वो एक ही क्लास में इंक्लूड कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्लासेस के दौरान हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग होगी। क्लास को शुरू करेंगे कल से ही, कल से प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और आप थोड़ा पढ़ के आइएगा, है ना, ताकि जब हम बात करें तो चीज़ों को आप थोड़ा बहुत समझ पाएं। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत बेसिक चीज़ है, इसको मिस मत कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक फाउंडेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी बातें आपकी अपनी ज़िंदगी में समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, जो एस्पेक्ट्स आप वो डिस्कस करते हैं, है ना, वो आपके डेली डिबेट्स का हिस्सा होते हैं। कम से कम एक क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, तो उस पर हम काम करेंगे। तो कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि यू हैव टू इंश्योर कि आपके पास कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। इसको प्लीज वन वे कम्युनिकेशन मत रखिए, ये कोई कथा है आप शर प्रसाद चढ़ा के चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ आइए, कम्युनिकेट कीजिए। आप यहाँ ये सीखने नहीं आ रहे, प्रीएम्बल के लिए ये सब पढ़ने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप खुद ही अरेंज कर लेंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमारी जरूरत है, आपके डाउट्स दूर करने के लिए हमारी जरूरत है। तो वो बिना कम्युनिकेशन के हम कर नहीं पाएंगे, हम आपको टेलर्ड सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। हम तो एक ओवरऑल एक पिक्चर बना के चले जाएंगे, लेकिन आपने क्या अचीव किया ये बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेट विद अस, है ना, स्पेशली योर डाउट्स, कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बिना हेजिटेशन के आप पूछिए सवाल। स्टूपिड डाउट होगा हम कह देंगे स्टूपिड है, ठीक है। कम से कम आपकी ऊपर से बर्डन तो खत्म होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को समझें, ठीक है। इतनी बातों में कहीं आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? वाह, ऐसे ही चाहिए, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि वी कंसीडर इट एज अ कॉम्प्लीमेंट,
मतलब टीचर अच्छा है? नहीं, क्वेश्चन पूछिए प्लीज, है ना, क्वेश्चन पूछिए, अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, एक बार सोचिएगा, कोई भी चीज जो भी डाउट है उसको ढूंढ के लाइए, उस पर बात करेंगे। कल प्रियम्बल पढ़ के आइएगा, ठीक है? कल सबसे पहले समझेंगे जितनी देर में हम समझ पाए, और जहां जहां मौका मिलेगा राइट अप भी कर लेंगे, आपको लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। पढ़ के आएंगे तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, ठीक है? चलिए आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में फिर शुरू से मिलते हैं। थैंक यू।